चलो डन। तो हो गया कंजंक्शन कंजंक्शन ज्वाइन करो डिसजंक्शन कंजंक्शन डिसजंक्शन एंड और तीसरा जस्ट राइट डाउन दिस वन थर्ड इज negation of statement third one is negation. We know this is negation. Third is negation. So write down this the third one is negation of a statement. Negation मतलब क्या अपने को मालूम है this is not. So this is exactly matching to the अपना previous वाला. So negation is for any given statement P there is another statement which is defined to be true if P is false and false if P is true. अगर P true है तो negate उसका false आएगा उल्टा आएगा और अगर P false है तो वो true आएगा. All right. So all these are so third one just write down negation of a statement. उसका symbol भी लिखो पहला definition लिखो. Definition is this है ना for any given statement P there is another statement which is denoted by true when P is false and false when P is true. ये हो गया called as negation. ये हो गई definition. P is the denoted by ये symbol हो गया P और कैसा पढ़ेंगे उसको negate P पढ़ेंगे कैसा negate P और उसका truth table. Negate P and it is truth table. ठीक है definition for any given statement P there is another statement which is defined to be true when P is false and false when P is true is called as negation is denoted by negate P P negate P अगर true रहेगा तो negate P false आएगा और अब ये statement का है ये statement है like for example एक statement हमने बोला था कि like for example मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ ये स्टेटमेंट था अभी तो दिस इज क्या है दिस इज ट्रू इसका फॉल्स क्या आएगा मून इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ तो हर स्टेटमेंट का क्या रहता है हाँ ट्रू रहता है और फॉल्स रहता है अभी मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ ये ट्रू है तो उसका फॉल्स क्या होगा मून इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ सिमिलरली दूसरा एग्जांपल अपन अगर लेते हैं कि सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ ये फॉल्स है तो उसका ट्रू क्या होगा सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ सन इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ तो ये अपन आगे देखेंगे क्या है तो ये तीसरा हुआ नॉट negation third one is negation now fourth one is this is fourth one is conditional या उसको implication बोलते हैं conditional implication implies अपने को conditional भी नहीं लिखने का और implication भी नहीं लिखने का अपने को उसका नाम लिखने का implies ये implies उसको जो बोला जाता ना वो लिखेंगे अपन इसका नाम अपन लिखेंगे implies अपन कंडीशनल भी नहीं लिखेंगे वो implication भी नहीं लिखेंगे इसका नाम ही हम लोग implies लिखेंगे क्या हो गया हर चीज को 3 4 4 नाम दे दिए उन्होंने और कोई जरूरत नहीं थी उसकी पर ठीक है चलो दिस इज implies now this is something different which we have not studied right so this is not the boolean gate this is not the gate algebra this is logic different अगर दो स्टेटमेंट if two statements are combined using if then से अगर कंबाइन करते हैं तो उसको implies बोलते हैं
इम्प्लाइज। इफ देन से अगर करते हैं तो उसको इम्प्लाइज बोलते हैं। इफ देन से अगर करेंगे तो इम्प्लाइज बोलते हैं, डिनोटेड बाय पी एरो क्यू या पी डबल एरो क्यू, दोनों भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये। अब दूसरा वाला इसलिए याद रखने का है कि जेई के क्वेश्चन पेपर में कभी कभी इस तरह की सिंबल आ जाती है। इंप्लाइज का सिंबल डबल एरो करके कभी कभी इस्तेमाल होता है, ज्यादातर 90% यही इस्तेमाल होता है। पहला P इंप्लाइज Q या फिर इफ P देन Q, ये समझने के लिए इफ P देन Q। जब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। अभी सिर्फ समझना है कि डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन क्या, जब कोई भी दो स्टेटमेंट इफ देन से अगर कनेक्ट करते हैं तो उसको इंप्लाइज बोलते हैं। इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग इफ देन कनेक्टिव इज कॉल्ड एज इंप्लाइज। कंडीशनल भी इम्प्लीकेशन कुछ नहीं बोल रहा मैं, उसको सीधा इंप्लाइज बोल रहा। इंप्लाइज लिखते कैसा, इफ पी देन क्यू ऐसा पढ़ते हैं, है ना। इफ पी देन क्यू या फिर पी इंप्लाइज क्यू। पहले वाला जो है वो पहले ही बोलना पड़ेगा। इफ P implies Q, if P then Q, if P then Q, P implies Q. Now if example, if 60%, if 60% then first class, बराबर क्या, if a student gets 60% of marks then he is in first class, सही है क्या। if student gets 60% marks then he is in first class, if student gets 60% mark हो गया P, then he get first class हो गया Q। इफ देन दो स्टेटमेंट है अलग अलग, पर ये P के ऊपर Q डिपेंड है। Q जो है ना, Q ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, P के ऊपर। अगर P नहीं है तो Q की कुछ वैल्यूज नहीं है, देन फर्स्ट क्लास का कोई मतलब नहीं है ना। P का तो भी अलग अपना कुछ तो मीनिंग निकलेगा। इफ 60% तो कुछ तो हाफ मीनिंग तो निकलता, पर देन फर्स्ट क्लास इसका कोई मीनिंग इतने निकलता, है ना। तो इफ P देन Q, इफ P देन Q, इफ P देन Q, इसको इंप्लाइज बोलते हैं। P इंप्लाइज Q, इसका मतलब समझ में, अपन बोलते हैं ना इसका मतलब ये, तो वो हो गया इंप्लाइज का मतलब इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q। सो P Q, P इंप्लाइज Q। अभी इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं, ट्रूथ टेबल देखते हैं। इफ P इज ट्रू एंड Q इज ऑल्सो ट्रू, मतलब ये ट्रू। P ट्रू है पर Q है ही नहीं, Q नहीं है तो क्या फायदा। P ट्रू है पर Q नहीं है तो ये फॉल्स रहेगा। P फॉल्स है पर Q है तो दिस इज ट्रू। अब ये कैसा आएगा, इसका एग्जांपल मैं दूसरा बता के आपको बताऊंगा। ये अभी फिलहाल में ये मैंने जो एग्जांपल बोला वो ये ट्रूथ टेबल के लिए एग्जैक्टली मैच नहीं करता, पर एक समझने के लिए मैंने वो एग्जांपल दिया था। पर अभी ट्रूथ टेबल लिख देंगे, राइट। ट्रूथ टेबल के लिए मैं दूसरा एक एग्जांपल बोलता हूँ। सो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू। फॉल्स फॉल्स ट्रू कैसा, इफ इट इज नॉट 60% देन इट इज नॉट फर्स्ट क्लास, ये भी ट्रू है। इफ नॉट 60%, 60% अगर नहीं है तो फर्स्ट क्लास भी नहीं है, तो दोनों फॉल्स है, तो इसका मतलब दोनों फॉल्स है ना। तो दोनों फॉल्स है तो मतलब दोनों फॉल्स अगर रहेगा तो वो भी कंडीशन सही, ये करेक्ट है ना। ये से ये बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं अपन। अगर 60% है तो फर्स्ट क्लास, ये हो गया 60% है तो फर्स्ट क्लास, स्टेटमेंट करेक्ट है क्या, करेक्ट है। अगर 60% नहीं तो फर्स्ट क्लास नहीं, सर करेक्ट है क्या, वेरी गुड, करेक्ट। 60% नहीं मतलब फॉल्स, फर्स्ट क्लास नहीं मतलब फॉल्स, तो 60% भी नहीं फर्स्ट क्लास भी नहीं, फॉल्स। तो स्टेटमेंट ट्रू है, उसकी सच्चाई है ना, उसके बोलने में सच्चाई है भाई। फर्स्ट क्लास 60% नहीं मिले तो फर्स्ट क्लास नहीं, ट्रू स्टेटमेंट है। इट इज ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट, सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा। 60% मिलेंगे तो फर्स्ट क्लास मिलेगा, सही बोल रहा हूँ, फर्स्ट सही स्टेटमेंट है उसका, ट्रू स्टेटमेंट है, राइट। अब बीच वाले दो 60% मिलेंगे फर्स्ट क्लास नहीं है, 60% मिलेंगे फर्स्ट क्लास नहीं है, नहीं मैच कर रहा, और ये मैच नहीं कर रहा, मतलब बीच वाले दो थोड़े से कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना। तो इसको अपने को अच्छे से समझने का। अभी फिलहाल में अपने को सिर्फ ये दो समझ में आ गए।
और अपने को ट्रूथ टेबल समझने का। इसके लिए जो परफेक्ट एग्जाम्पल, इसका भी दे सकते हैं एग्जाम्पल, इसका भी दे सकते हैं, इसमें से कौन सा पी और क्यू, ये क्या है एक्चुअली लॉजिक है, ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर। तो अगर ये गलत भी है और अगर ये है तो उसको माना जाता, उसको ट्रू माना जाता है ना, क्योंकि आपने को मालूम नहीं है ट्रू है कि फॉल्स है, बट ये अगर ट्रू है तो ट्रू आएगा, समथिंग लाइक दैट। वो देखते कैसा आएगा, कौन से स्टेटमेंट में आएगा। ये लॉजिकल है, ये स्टेटमेंट नहीं है इस तरह से, ये लॉजिकल है। तो पहले ट्रूथ टेबल लिख लो एंड देन विल, मैं उसको, ये नीचे आएगा उसका एग्जांपल्स आएगा। सो ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, और ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, है ना। अब ये दोनों का मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं इसका जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं ये इसका जवाब नहीं दे रहा हूँ, ये मेरे लिए क्या है, दिस इज नॉट, आई एम नॉट गिविंग यू द आंसर फॉर दिस। ये सारे जब पांचों के पांचों देख के हो जाएंगे उसके बाद मैं इसका अच्छे से जवाब देता हूँ अभी फिलहाल में। या फिर मैं एक मिनट, जस्ट होल्ड इट, क्यों कंफ्यूजन कराने का, अभी करा देते। सॉरी सॉरी, ये नहीं था, ये नहीं था, ये वाला। दोनों भी अच्छे हैं वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Hello and welcome to this video on is that is when P is false, the hypothesis is false, then the entire promise is actually said to be true because the statement said nothing about what should happen when the hypothesis isn't met. If you don't eat your dinner, then your parents are free to do what they want. But notice something really important here, and that is the actual contents of the statements P and Q don't matter. If I had another conditional statement like the one in the concept check, if it's cold outside, I'll put on my gloves, and this time P is the statement, it's cold outside, and Q is, I will put on my gloves, the statement is still false under the same conditions, namely, when P is true, the Q is false, and the statement is happens or not. And then the last column will record whether the entire is true for each possible situation that could happen here. So I'm making a table with 3 columns. One column will record whether the hypothesis condition is met or not. The middle column records whether the conclusion happens or not. And then the last column will record whether the entire statement is true or false. Well, if the hypothesis is true and the conclusion is true, we've seen that the entire statement is true. So I'm going to put T, T, and T in a row here for true, true, true. Another situation is when the hypothesis is met, like the kids eat dinner, but the conclusion does not happen. The kids are not allowed to play outside. So I put a T here in the hypothesis column and an F here in the conclusion column because the hypothesis was met, but the conclusion didn't follow. And in this situation, we've seen that the conditional statement is false. So I'm going to put an F in the final column. A third situation is when the hypothesis is not met, but the conclusion does follow. And a fourth situation, in this case the final situation, is when the hypothesis is not met, but the conclusion does not follow. Let me start those 2 rows together. False, true, and then false, false. Now here's a concept check. What goes in the last 2 cells in this table? Is it true then true, true then false, false then true, or false then false? The answer here is A, both true. Remember, this is the counterintuitive part of conditional statements. This is because if the hypothesis is not met, remember, I'm under no constraint of my behavior based on the original statement. That statement does not say what I should do if my kids don't eat their dinner. I'm free to do what I want. So regardless of what I do, let them play outside or not, my original promise is still true. So here we have a completed truth table that it shows exactly when the statement is true and when
it's false. And since it's only the form that determines the truth and falsehood and not the actual content of statements, we've really created a once-for-all time rubric for knowing when a conditional statement is ये true एक वीडियो or था false. और दूसरा एक वीडियो Let's दिखाने fix का some notation. दो तीन वीडियोस है, मैं आपको दिखाता हूँ ये, और फिर मैं मेरा वीडियोस आपको दिखाता हूँ। एक तो ये हो गया कि एक खाना, दो एग्जांपल के लिए बताया सिर्फ मैंने, अगर आपने खाना खाया तो आपको खेलने के लिए बाहर। Truth tables for conditional statements. Here are the most common symbols used for logic in truth tables. We have negation or not, if then, if and only if, conjunction or and disjunction or. Let's go and take a look at our first example. Here we want to complete the truth table for P, Q, and if P, then Q. So the first thing we have to do is list all the possible combinations of true and false for P and Q. यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिए, एग्जांपल है if study 4 hours or more you will score an A grade on the exam. If study 4 hours or more you will score A grade in exam, right? हाँ ये हाँ सब पूरा समझ लो इसको अच्छे से, मतलब दो एग्जांपल सिर्फ समझो कैसा कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, सब पूरी चीजें बताऊँ। And two options for Q, true and false. That tells us we need 4 rows. So we'll start off by listing P as true, true, false, false. And then Q could be true or false when P is true. And Q could be true or false when P is false. So we have 4 possibilities to consider when looking at if P, then Q. There's a couple ways of making sense of this third column. One way is to think of if P, then Q as an agreement or promise by your instructor that if you study 4 hours or more, you will score an A on the exam. And the only time if P, then Q would be false is when the instructor violates this agreement or promise. So for example, if both P and Q are true, of course, if P, then Q would be true. But if P is true and Q is false, that means you do study 4 or more hours, but you don't score an A on the exam. That would be in direct violation of what the instructor promised, and therefore it would be false. And then when P is false and Q is true, that would mean that you don't study 4 or more hours, and you still score an A on the exam. Well, as soon as you know that you don't study 4 or more hours, this is not going to be in violation of. ठीक है, तो क्या है ये P Q, क्या if study 4 hours more you will score an A grade in the exam. तो अगर 4 घंटे से ज्यादा पढ़ाई करे तो तुमको A grade मिलेंगी, 4 घंटे से ज्यादा एग्जाम करे पढ़ाई करे A grade मिलेगी, ओके चलेगा, मिल गई, ट्रू। 4 घंटे से एग्जाम 4 घंटे से कम पढ़ाई करेंगे तो A grade नहीं मिलेगी, ठीक है ठीक है। 4 घंटे से ज्यादा पढ़ाई करने के बावजूद भी अगर मेरे को मार्क नहीं मिले तो प्रॉब्लम है ना यार, तुमने जो बोला था मैंने किया, फिर भी मेरे को A ग्रेड नहीं दिए तुमने। 4 घंटे से तुमने बोले थे 4 घंटे पढ़ाई करो, फिर भी तुमने ग्रेड नहीं दिए, तो तुम्हारी कंडीशन वायलेट हो गई। कंडीशन, तुमने जो कंडीशन बोले थे, ये इफ वाली क्या है, कंडीशन है, और ये कंडीशन है और ये उसका आंसर है, इंप्लाइज ये उसका आंसर है। कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद भी अगर आंसर नहीं मिला तो फॉल्स। कंडीशन फुलफिल होने के बावजूद भी, पैसा देने के बाद भी अगर सामान नहीं मिला तो फॉल्स। बगैर पैसे का सामान मिल गया कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रू। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं भी हुई फिर भी मेरे को आउटपुट मिला, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रू। इफ अगर सेटिस्फाई, इफ ट्रू होने के बावजूद भी अगर आंसर नहीं मिला, कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद भी अगर आंसर नहीं मिला तो फॉल्स, अदरवाइज ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद, तो इसको मैं कैसे लिखता हमेशा, इफ, मैं हमेशा इसको कैसे लिखता, इफ ये अगर सही है, इफ अगर ये ट्रू है तो देन ये अगर सही है तो ये भी सही हो गया पहला। ये अगर सही है और ये अगर नहीं हो रहा तो क्वेश्चन मार्क। ये नहीं हो रहा और ये सही है तो चलेगा, यस राइट। और ये भी नहीं हो रहा और ये भी नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रू। ये भी कंडीशन अलाउड है,
ये भी कंडीशन अलाउड है, ये भी कंडीशन, यही अलाउड नहीं, क्यों नहीं? तुम्हारा काम करने के बावजूद भी हमको आंसर नहीं मिल रहा। सो दिस इज व्हाट इज द कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ देन स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट है, तो थोड़ा सा समझ में आना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा। तो इसका सिर्फ डायग्राम आप क्या करो, इसको सिर्फ अच्छे से जस्ट ड्रॉ इट प्रॉपरली, दिस यू ड्रॉ इट प्रॉपरली, कंडीशनल स्टेटमेंट। और इसको याद इसी तरह से रखना है कि इफ ट्रू है और क्यू फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा। तुम्हारे कंडीशन सेटिस्फाई है, तुम्हारे बोलने के बावजूद भी हमको अगर मांगता हुआ अगर नहीं मिला तो हम एग्री नहीं, बाकी सारी चीजों को हम एग्री है। So, अच्छे से ट्रूथ टेबल निकालो, वेरी नाइसली प्रॉपरली अच्छे से निकालो। पी क्यू, पी इंप्लाइज क्यू, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू, या फिर टीएफएफ सॉरी टीएफएफ, ट्रू फॉल्स फॉल्स, एक कंडीशन फॉल्स रहेगी। राइट, अभी इसको अच्छे से समझना है और एग्जांपल लेंगे हम। और एक बात, ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अपने को, देखो इसके सॉल्व एग्जांपल से आगे 4-5 के बाद सॉल्व एग्जांपल से सारे इसी के ऊपर, एग्जाम्पल 1 2 3 ये सारे एग्जाम्पल्स है। ये एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो हमको ये और चीजें 3 एग्जाम है ना, चलो हो गया अपना ये एग्जाम्पल मैथ्स का। एक्सरसाइज भी शुरू हो जाएगा है ना, एक्सरसाइज तुम्हारे ऊपर आ जाएगा सारा। देखो पहला एक्सरसाइज आज मैं खत्म कर सकता था पर नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। फाइन, सो आपको समझ में आ गया मैं क्या पढ़ा हूँ, क्यों ये इतना धीरे धीरे और कितने आसानी से एकदम सिंपल सिंपल स्टेटमेंट्स में मैं ले रहा हूँ। तो ये बनाओ, ट्रूथ टेबल सिर्फ याद रखो, अभी सिर्फ ट्रूथ टेबल याद रखना है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। ज्यादा डेप्थ में अपन कब इसको घुसेंगे, जब हम उसके एक्चुअल स्टेटमेंट लिखेंगे और एक्चुअल आंसर्स निकालेंगे, तब आप जाएंगे। The conditional statement P Q is false only if P is true and Q is false, otherwise it is true. Here P is called as hypothesis or antecedent and Q is called as conclusion or consequence. Conclusion आउटपुट क्या है भाई इसका, कंक्लूजन। तो ये याद, ये नंबर भी ये नए वर्ड्स भी याद रखने पड़ेंगे। पी को क्या बोला जाता, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस और एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। क्यू इज कॉल्ड एज कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंस। देखो कितने नाम दे दिए, इतने से पैराग्राफ को 6 नाम दे दिए उन्होंने, कंडीशनल, इम्प्लाइज, इम्प्लीकेशन, फिर हाइपोथेसिस, फिर पता नहीं इफ देन क्या क्या दे दिया, वापस एंटीसीडेंट क्यों दिया, मेरे को भी, हमको भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है इसका। एक ही चीज को 6 7 8 10 12 नाम दे दिए मैंने। चलो अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को लिखना है। हाँ पर याद रखना पड़ेगा, इसको पी को हाइपोथेसिस बोलते हैं या एंटीसीडेंट बोलते हैं, क्यू को कंक्लूजन बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंस। क्यों? अरे एक आधे क्वेश्चन में अगर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है पहचानो बोले तो क्या है, कैसा करेंगे? तो कॉन्सिक्वेंस मतलब आउटपुट, कॉन्सिक्वेंस, कंक्लूजन मतलब आउटपुट, एंटीसीडेंट हाइपोथेसिस मतलब इनपुट, क्वेश्चन मतलब हाइपोथेसिस। क्या क्वेश्चन है? ये कंडीशन ये थी, कंडीशन ट्रू है क्या? कंडीशन ट्रू तो यस, कंडीशन ट्रू नहीं तो नो। कंडीशन ट्रू होने के बावजूद भी अगर नो तो फिर फॉल्स। चलो लिखो इसको, टेबल अच्छे से लिखो, ये पूरा एक एक वर्ड लिखो, इसको एकदम अच्छे से लिखो, इसको एक एक वर्ड लिखो। और ये नोट भी लिखना है, लिखना है नोट। P sufficient, इसको क्या बोलते हैं? फॉलोइंग आर आल्सो कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर P and P is sufficient for Q, Q is necessary for P, P implies Q, Q follows from P, P only if Q। ये भी क्या है, इसके नाम ही चाहिए, ऐसा भी पढ़ते हैं इसको। अब क्यों पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मैं वापस बोला, ये सारी चीजें सिर्फ थ्योरी है। जैसा जैसा अपन इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे वैसा वैसा ये और क्लियर होते जाएगा। तो ये 5 चीजें अभी मत लिखो, इसलिए मैंने नहीं बोला 5 चीजें लिखने की, सिर्फ वहां तक ही लिखने। इसको वापस कब देखेंगे हम, 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएंगे फिर। तो ये कंडीशनल इम्प्लीकेशन का सिर्फ डायग्राम बना लो, एंड देन विल मूव टू द फिफ्थ वन इज बाय कंडीशनल। लेट अस मूव टू द बाय कंडीशनल। द बाय कंडीशनल इज, इसका एरो डबल एरो आता है, सिंबल डबल एरो, सिंबल डबल एरो। और इसके ट्रूथ टेबल से जल्दी समझ में आएगा। दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू तो ट्रू। और देखो फर्स्ट ट्रू सेकंड ट्रू तो ट्रू, उसके बाद फर्स्ट फॉल्स और सेकंड फॉल्स तो फॉल्स, और आइदर भी फॉल्स रहेगा तो फॉल्स। ये कंडीशन अपने को समझ में आती है कि भाई दोनों भी गलत है, दोनों सही, मतलब ये और ये, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ।
ये और ये, इफ एंड ओनली इफ दिस इज ट्रू, इफ एंड ओनली इफ दिस, तो फिर अगर ये और ये दोनों सही या दोनों गलत है तो ही आउट स्टेटमेंट करेक्ट है, नहीं तो नहीं रहेगा स्टेटमेंट करेक्ट। दोनों में से एक भी गलत रहेगा तो आउटपुट क्या रहेगा, उसका कंक्लूजन गलत है, ऐसा बोलेंगे ना तुम, ये नहीं गलत बोल रहा है, आधा सही बोला और आधा गलत बोला तो बोलेंगे नहीं गलत बोला, दोनों सही बोला दोनों गलत बोला, दोनों स्टेटमेंट सही बोला दोनों स्टेटमेंट गलत बोला, हाँ गलत सही बोला, दोनों गलत बोलने के बावजूद भी गलत बोल रहा है ऐसा थोड़ी बोलेंगे, सही बोलेंगे ना, है कि नहीं। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं इसका, एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, दोनों सही, क्या एग्जाम, सन राइजेस एट 7, hence sun rises at 7, hence light switched off. Sun rises at 7, hence lights switched off. True, true. Sun does not rise at 7, hence lights were not switched off. सूरज 7 बजे नहीं निकला इसलिए लाइट बंद नहीं किए। सही है कि नहीं मैं बोल रहा, ये गलत बोल रहा कि कुछ, वापस सुनो, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सुबह 6 बजे 7 बजे का, 6, ठीक है, सुबह 6 बजे सूरज निकला तो लाइट बंद कर दिए। आपको क्या लग रहा है सही है गलत है? घर में की लाइट मैंने बंद कर दी, आपको समझ में आएगा करके। सुबह 6 बजे सूरज निकला इसलिए मैंने, उजाला हो गया, सूरज निकला मतलब मेरा बोलने का उजाला हो गया, लाइट बंद कर दी। सही गलत? सही। 6 नहीं बजे सूरज नहीं निकला मतलब 6 नहीं बजे लाइट बंद नहीं की, 6 नहीं बजे, या फिर सूरज 6 बजे नहीं निकला, सूरज 6 बजे नहीं निकला, लाइट नहीं बंद की। सही है गलत है? सही बोल रहा है। क्या सूरज जब निकला ही नहीं लाइट बंद नहीं किए, तो मतलब दोनों कंडीशन में नहीं बोलने के बाद, दोनों फॉल्स होने के बावजूद भी, ये भी फॉल्स है, स्टेटमेंट फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट होने के बावजूद भी ये ट्रू है। बीच वाला, सूरज 6 बजे निकला लाइट बंद नहीं की, कैसे चलेगा? लाइट बंद करने मानता ना यार। सूरज 6 बजे नहीं निकला पर लाइट बंद कर दी, कैसे चलेगा? अंधेरा रह जाएगा ना। हाँ, तो ये कंडीशंस आसानी से समझ में आती है। कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, आसानी से समझ में आ जाता है। तो ये बाय कंडीशनल है। पढ़ते कैसा? इफ एंड ओनली इफ, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, या डबल इंप्लाइज भी पढ़ते, इफ एंड ओनली इफ भी पढ़ते, है ना। ये सिंबल ये भी है, पी बाय कंडीशनल भी पढ़ते, एंड पी इफ एंड ओनली इफ क्यू ऐसा भी पढ़ते। हम लोग पढ़ेंगे पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, इफ पी देन क्यू अलग, इफ पी अभी इसके पहले जो था इफ पी देन क्यू, ये पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। ट्रूथ टेबल बनाओ, लिखो, आज सिर्फ इसकी पढ़ाई करो, सिर्फ इसकी पढ़ाई करो। मैंने तुमको जब मैंने स्टार्ट किया था तभी बोला था तुमको वीडियो वापस एक बार देखना पड़ेगा, राइट? ओके, सो आई विल स्टॉप हियर। आज सिर्फ इसकी पढ़ाई करनी है, सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देना। ये 5 चीजें स्टार्ट से, स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स, स्टेटमेंट मतलब क्या, ट्रू फॉल्स मतलब क्या, ट्रू वैल्यू फॉल्स वैल्यू मतलब क्या, उसके 5 टाइप्स, 5 टाइप्स, स्टेटमेंट के 5 टाइप्स, सिंबल्स, ट्रूथ टेबल, डेफिनेशन, हाउ टू रीड इट, राइट? ओके फाइन। हम इसको पढ़ेंगे, ट्रूथ टेबल याद करने पड़ेंगे, इसके ट्रूथ टेबल याद करने पड़ेंगे। ट्रूथ टेबल याद करेंगे, कैसा करने का, इसके शॉर्टकट्स मैं आपको दिखा दूंगा। इंशाल्लाह सारी चीजें अपने को आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके, सो अभी रुकते हैं, ज्यादा आगे का कंडीशंस मैं नहीं खींचूंगा। क्यों? अब आराम से इसको पढ़ो, आराम से इसको पढ़ो, बस बाकी कुछ मत करो, ठीक है? चलो कल मिलते हैं शाम को 6 बजे।